आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 7 देखेंगे, जो कि ये बताता है कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। ठीक है, इसमें कुल मिला के 5 फैक्ट्स जो है रेलेवेंट बताए गए हैं। पहला फैक्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेन करे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को, तो वो रेलेवेंट होता है। दूसरा ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि सपोर्ट या फिर रिबट करे इन्फ्रेंस को जो कि ड्रॉ किया जा रहा है कहाँ से, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से, तो वो भी रेलेवेंट हो जाता है। थर्ड, एनी फैक्ट जो इस्टेब्लिशेस द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और द थिंग इज़ ऑल्सो रेलिवेंट। ठीक है। चौथा, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि टाइम या प्लेस को फिक्स करे किसके, फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट जब हुआ है उसको, तो वो भी रेलिवेंट है। या कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि पार्टीज़ के बीच में रिलेशन शो करे, तो वो भी रेलिवेंट हो जाता है। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि एक्सप्लेन करे या इंट्रोड्यूस करे मेन फैक्ट को, मतलब फैक्ट इन इशू को या फिर रेलेवेंट फैक्ट को, तो वो जो है रेलेवेंट हो जाता है। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जो ए है ना, उस पर फैक्ट इन इशू ये होता है कि वेदर ही हैज़ कमिटेड अ थेफ्ट और नॉट। ठीक है, उसने चोरी की है या नहीं की है, ये फैक्ट इन इशू है। अब उसे देखा गया रहता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी बी को दे रहा था जो कि उसकी वाइफ थी, और बी को देते समय उसने कहा था कि तुमको ये छुपाना है। ठीक है। अब बी जो है, इसका स्टेटमेंट जो है, जो ये स्टेटमेंट है, इसका एविडेंस दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये दिखाता है, एक्सप्लेन करता है उस पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को कि जो फैक्ट इशू है ना उसके ऊपर कि क्या उसने चोरी की है या नहीं की है, इसके उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि यू हैव टू हाइड दिस, छुपाना है। क्यों? ऑब्वियसली चोरी से होगा तभी, तो इसलिए ये रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि सपोर्ट करे या रिबट करे इन्फरेंस को जो कि फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट से ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है। जैसे कि क्राइम करने के बाद एक्यूज का भाग जाना, ये जो कंडक्ट है ना, ये सजेस्ट क्या कर रहा है, इन्फेरेंस एज टू द फैक्ट इन इशू, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है कि हाँ उसने ही ऑफेंस किया है तभी। ठीक है। अब रिबट का देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो मान लो कि प्लेस ऑफ क्राइम को देख के ये लग रहा है कि जो डिसीज्ड पर्सन है उसने सुसाइड किया था। ठीक है। बट जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि नहीं, उसका तो मर्डर हुआ था, उसके बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स या फिर जो है किसी तरह के ड्रग्स पाए गए। तो इससे जो है क्या कहते हैं, ये जो रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, वो कॉन्ट्रडिक्शन में है। किसके कॉन्ट्रडिक्शन में है? फैक्ट इन इशू के, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि आइडेंटिटी फिक्स करे किसकी, किसी पर्सन की या किसी थिंग की, तो वो भी रेलेवेंट होता है। इस सेक्शन के अंदर ही जो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो अपनी रेलेवेंसी डराइव करता है। ठीक है। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जब कोई विटनेस होता है जिसने एक्यूज्ड को देखा होता है किसी पर्सन को एज अ प्लेस ऑफ क्राइम पे, तो उसे जो है कई लोगों को ऑफ द सेम हाइट, सेम एज, सेम कॉम्प्लेक्शन के बीच में खड़ा किया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो उसको पहचाने। ठीक है। तो यही टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम ये देख पाए कि एक्चुअली विटनेस जो है कैपेबल है आइडेंटिफाई करने का, को जो है मतलब थोड़ा वो सा पहचान पा टेस्ट रही कर है, पाएं कि वो पहचान पा रहा है एक्चुअली या पा रही कैपेबल है है आइडेंटिफाई करने के लिए उस अननोन पर्सन को देखा है जिसको सिर्फ एट द एक बार प्लेस ऑफ देखा था, क्राइम। ठीक है। वो भी उसकी ऑफेंस एक्चुअली ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस को प्लेस चेक ऑफ किया ऑफेंस जाता है पे यहाँ पे। या फिर ठीक क्राइम है। पे। और जैसे ही ये एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाए ना, टीआईपी को जल्द से जल्द करा देना चाहिए, ताकि विटनेस की जो मेमोरी है ना वो फेड अवे ना हो। ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि टीआईपी क्या होता है, क्यों कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। बट ये भी जानना ज़रूरी है कि वो केसेस जहाँ पे कि एक्यूज्ड जो है नोन होता है विटनेस को, तो वहाँ पे टीआईपी कंडक्ट कराने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। साथ ही इसके एविडेंशियल वैल्यू की बात करें तो टीआईपी सिर्फ और सिर्फ कोरोबरेटिव वैल्यू होती है इसकी, एक मतलब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, और ये एक बहुत ही वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है। इसको कोरोबरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। जो टीआईपी होता है ना, वो एक्चुअली जब कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है विटनेस से, तो वो जो टीआईपी पहले हो चुकी होती है ना, तो वो उसको एक कोरोबरेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। कि अच्छा देखो, इसने कोर्ट में भी पहचान लिया है और इसने पहले भी पहचाना था, तो वो एक कोरोबरेशन के तौर पे काम आता है। ठीक है। तो ये कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। सिद्धार्थ वशिष्ठ अलियास मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2010 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो टीआईपी है वो एक एड प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेशन को, और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बॉर्न हुई है आउट ऑफ
प्रूडेंस जो है, ना कि आउट ऑफ प्रोसीजर। तो इसका पर्टिकुलर कोई प्रोसीजर नहीं है, कोर्ट के कहने का मतलब ये था, ठीक है। और इस कोर्ट में आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि जो है फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन जो होता है एक्यूज का, वो भी एडमिसिबल होगा एविडेंस में। और ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है ना, ये वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है जहाँ पे कि विटनेस जो है पहले से ही एक्यूज़ को पहचानता हो या जानता हो, तो वहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो ये बहुत ही वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस होता है और एक कोरबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, ठीक है। ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। सिद्धार्थ वशिष्ठ अलियास मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2010 का केस है ये। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो टीआईपी है वो सिर्फ एक एड है टू द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये किसी प्रोसीजर से नहीं आई है, ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं है, ये आउट ऑफ प्रूडेंस आई है, ठीक है। आगे इस केस में ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जो है एक्यूज का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है फ़ोटो से, वो भी एडमिसिबल होगा एविडेंस में। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि कोर्ट को हेल्प करे फिक्स करने में टाइम या फिर प्लेस किसका, हैपनिंग ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू, तो वो भी रेलेवेंट होगा। जैसे कि किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो है, जो कि ये फिक्स करे कि क्या टाइम था मर्डर का या फिर किसी और क्राइम का जो है क्या टाइम था, तो वो जो है रिपोर्ट रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मार्क्स ऑफ स्ट्रगल है ग्राउंड पे, ठीक है, वो रेलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स कर रहा है कि हाँ यही प्लेस ऑफ क्राइम है, ठीक है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि पार्टीज़ के बीच में रिलेशन शो करे, तो वो भी रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे केसेस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे डिफामेशन में, जैसे, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के जो केसेस होते हैं उनमें भी, ठीक है। डिफामेशन में आपने देखा होगा कि अक्सर कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को डिफेम करती है, तो उसमें क्या होता है कि पार्टीज़ के बीच में पहले क्या रिलेशन था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शो करना कि ये ऑफेंस क्यों हुआ, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्स जो रिलेशन शो करेंगे पार्टीज़ के बीच में, तो वो रेलेवेंट होते हैं। अब हम सेक्शन 8 पे चलते हैं, ठीक है। सेक्शन 8 की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, बट है बहुत ही सिंपल ये सेक्शन, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ पॉइंटर्स में जो है डिवाइड कर दिया है, और हम उन पॉइंट्स को समझेंगे तो सेक्शन 8 थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि ये क्या कहता है, ठीक है। अब सेक्शन 8 का पहला पॉइंट ये कहता है कि एक प्राइमा फेसाई एविडेंस होना चाहिए जो कि ये रीजनेबल ग्राउंड दिखाए कि हाँ दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या हुआ है, एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जब ये प्रूफ हो गया तो उसके बाद ये दिखाना है कि उनमें से जो दो या दो से ज़्यादा लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, उनमें से किसी ने जो है क्या किया है, कुछ कहा है या कुछ लिखा है या फिर कुछ किया है, किसके रेफरेंस में, कॉमन इंटेंशन के, ठीक है। और जो ये चीज़ लिखी गई है, कही गई है, ठीक है, या फिर की गई है, वो हमेशा कब होनी चाहिए, जब एक बार उनके बीच में जो कॉमन इंटेंशन था ना वो शेयर हो चुका है उसके बाद ही, ठीक है। कॉमन इंटेंशन शेयर होने से अगर पहले कुछ किया गया है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। एक बार जब वो मिल चुके हैं, उनके बीच में कॉमन इंटेंशन बन चुका है, कॉन्स्पायर कर चुके हैं कुछ करने के लिए, उसके बाद उनमें से किसी एक पर्सन ने कुछ कह दिया, कुछ लिख दिया या कुछ कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। और उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे किसके खिलाफ, ये दिखाने के लिए कि हाँ कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, ठीक है। या फिर ये दिखाने के लिए कि हाँ वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए भी हम वो स्टेटमेंट या फिर वो जो एक्ट है या जो लिखा गया है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि ये जो कही गई बात है या फिर जो लिखी गई है, ये जो किया गया है इन रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, उसको हमेशा जो है सिर्फ इन्हीं दो चीज़ के लिए प्रूफ यूज़ किया जा सकता है। पहला, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, या फिर कि कोई पर्सन जो है उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। पर इसको इसलिए कभी आप यूज़ नहीं करेंगे कि अरे ये कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं था, उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। निगेटिव सेंस में इसको यूज़ नहीं कर सकता, कोई अपने फेवर में इसको यूज़ नहीं कर सकता है कि देखो इसको इसमें जो है मेरा एविडेंस नहीं मिला है तो मैं कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं था, इसके लिए जो है कभी भी वो यूज़ नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक केस देख लेते हैं, मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर 1940 प्रीवी काउंसिल का ये केस है। इस केस में जो है वाइफ जो होती है डब्लू, उसका एक अफेयर होता है बी के साथ, और वो दोनों पे ही एलिगेशन होता है, वाइफ के ऊपर एलिगेशन होता है कि उसने बी के साथ मिलके जो है सी को हायर किया है अपने हस्बैंड को मरवाने के लिए, ठीक है। और जो सी होता है उसे मारते हुए जो है पकड़ा
गया रहता है, ठीक है। और वो प्लीड करता है इनोसेंस और कहता है कि मुझे तो डब्लू और बी ने हायर किया था। बाद में एविडेंस मिलता है उन दोनों के बीच में बहुत सारे लेटर्स लिखे गए रहते हैं और उस लेटर में उन लोगों ने अपने ही मतलब लव को बहुत ही ज़्यादा शो किया रहता है, एक दूसरे के लिए डीप वर्ड्स होते हैं। साथ ही साथ मनी और मीन्स का भी जैसा वर्ड्स का यूज़ हुआ रहता है, जिसका मतलब रहता है कि एक्स को मारने के लिए, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ पे उस हेल्ड करती है कि ये जो लेटर्स हैं वो रेलेवेंट हैं, क्योंकि ये जो है जो इसमें बातें लिखी गई है या कही गई हैं वो जो है कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कही गई है और वो जो है कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है किससे, कॉन्स्पिरेसी से,